हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगर आप गूगल पे जाओगे और अगर आप INR टू येन अगर करेंसी डालोगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली ये इनकी वैल्यू काफी हद तक गिर चुकी है। और जो लोग फॉरेनर यहाँ पे रहते हैं उन पे तो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो खाने पीने की चीजें है उसके जो रेट है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर आप राइस देख लो, मैंने मेरे पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि राइस का प्राइस यहाँ पे 2 टाइम्स हो चुका है। तो राइस बहुत महंगे है और उसके अलावा और भी यहाँ पे काफी सारी सब्जियां हो गए, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, उसका प्राइस धीरे धीरे 20-30% तो बढ़ चुका है पिछले एक साल में। और रिसेंटली मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं, काफी 1-on-1 कंसल्टेशन भी लिए हैं, जिसमें लोगों को ये कंसर्न है कि जापान में अगर आप रह रहे हो, यहाँ पे अगर आपको सेटल होना है तो कितना खर्चा आ सकता है, मंथली कितना एक्सपेंस यहाँ पर है। और मैंने इसके ऊपर लास्ट 1 या 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान। अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1-2 साल पहले यहाँ पे क्या खर्चे थे। बट अभी सिचुएशन अलग है। जापान की जो पॉलिटिक्स है वो भी काफी चेंज हो चुके हैं। नए पीएम यहाँ पर आए हैं जापान के, तो उसके चलते बहुत सारे चेंजेस भी अभी होने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में जापान में अगर आप आ रहे हो तो आपका खर्चा कितना हो सकता है यहाँ पे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको मैं डिटेल में खाने पीने से लेके, रहने से लेके आपके जो बेसिक नीड्स के जो खर्चे होते हैं वो सारे इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। अभी मैं खड़ा हूँ एक सुपरमार्केट के सामने। तो यूजुअली जापान में जो रेलवे स्टेशन होता है, मेट्रो स्टेशन होता है, उसके जस्ट बगल में ही आपको सुपरमार्केट मिल जाएगी, जो कि कन्वीनियंट होता है। अगर आपको सामान वगैरह खरीदना है, खाने पीने के, वेजिटेबल्स या जो भी कुछ आपको खरीदना है, तो आप इस टाइप के देख लो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसके पीछे ही यहाँ पर स्टेशन है। तो जब भी मैं आते जाता हूँ तो यहाँ पे ये सुपरमार्केट है, यहाँ पर मैं आता हूँ यूजुअली खरीदने के लिए। बट इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टेशन के पास में है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। कन्वीनियंट है क्योंकि स्टेशन से उतरते ही आप यहाँ पे खरीदो और सीधा घर निकल जाओ, बट यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मिल सकता है। अब मेरे घर के पास में भी एक सुपरमार्केट है जो कि बहुत चीप वाला है, बट वो बहुत कम मिलता है। बहुत कम लोगों के घर के पास में इस टाइप का सुपरमार्केट छोटा वाला मिलता है जो कि सस्ता होता है। बट ये जो कन्वीनियंट वाला सुपरमार्केट है बहुत बड़ा है अंदर से, अभी आपको जाके दिखाऊंगा। तो ये यूजुअली लोग प्रीफर करते हैं, जापानीज लोग भी प्रीफर करते हैं यहाँ पे आके शॉपिंग करना, खाने पीने की चीज़ें खरीदना। तो इसके अभी अंदर जाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें कितने की मिलती है। और एक चीज़ आपको बताऊँगा, लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे नहीं, मैं नाकानो में पहले रहता था, तो जो प्राइस रेंज वो टाइम पे था, 1 साल पहले था, और अभी जो है वो भी जितना मुझको याद है प्राइजेस, वो मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। बाय द वे देख लो वेदर कितना अच्छा है। शाम हुई है, शाम के 5 बज रहे और वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो इस सुपरमार्केट का नाम है मेगालॉस। एंटर करते ही देख लो यहाँ पे भीड़ तो है, काफ़ी भीड़ है। और ये साइड में सारे वेजिटेबल्स है, ये पूरा सेक्शन वेजिटेबल्स का है। आते ही यहाँ पे बनाना है, देखो पूरे, ये कोई ब्रांड है, कांजी पढ़ सकते हो आप। अलग अलग फार्म से आते हैं यहाँ पे। तो प्राइजेस आपको दिखा देता हूँ। ये सस्ते वाले हैं, डोले, इस पर सेल लगा हुआ है 172 येन के। कितने हैं? 3 बनाना है, 3 बनाना सिर्फ 172 येन के। ये सबसे चीपेस्ट वाले यहाँ पर है, सबसे सस्ते वाले। थोड़े महंगे वाले दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख लो, टैक्स मिला के ऑलमोस्ट 388 येन के है ये वाले बनाना। ये 4 या 5 बनाना इसके अंदर है, ऑलमोस्ट 500 येन के 5 बनाना। पैकिंग देख लो कितनी बढ़िया है। और हाँ, अगर जापान में आपको सिंगल बनाना ख़रीदना है, एक बनाना आपको मिलता है 100 येन का, इस तरीके से। इधर सारे वेजिटेबल्स वगैरह है, टमाटर वगैरह देख लो। 3 टमाटर 3 कोयन है, 3 टमाटर आपको मिलेंगे 430 येन के। सिंगल टमाटर यहाँ पे मिलते हैं। ये जो ब्रोकोली है वो भी 300 येन की है। इधर आते हैं टमाटर, चेरी टमाटर, ये भी बहुत महंगे हैं, 150 येन का। एक छोटा सा डिब्बा है, 6 से 7 चेरी टमाटर होंगे। बट पैकिंग देख लो कितनी बढ़िया है इसकी। ये बताना मुझे आप इसको क्या बोलते हैं ककड़ी में, जापानीज़ को हिरागाना में लिखा हुआ है ये देखो 300 येन की है, 3 या 4 ककड़ी इसके अंदर। और अगर आपको सिंगल लेना है, एक ही ककड़ी लेना है लाइक दिस, तो ये 85 येन की एक ककड़ी आपको मिलेगी। ये साइड में भी सारे ग्रीन्स वगैरह हैं। ये फूल पत्ता गोभी, इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है अभी, 50% डिस्काउंट क्यों चल रहा है? क्योंकि ये सुबह कट होके आई थी। अभी शाम को जापान में ऐसे होता है कि जो सब्जियां शाम हो जाती है या फिर 1 या 2 दिन हो जाता है उसको, तो इस तरीके से डिस्काउंट लग जाता है, स्टिकर 50% का। बट अगर नॉर्मल प्राइस देखो तो 129 येन का हाफ पत्ता गोभी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये साइड में है आलू, प्याज और गाजर का 3 पैकेट, 3 का ऑलमोस्ट 300 येन का ना, 100 येन का एक गाजर आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप प्याज देख लो तो प्याज भी 300 येन के 3 प्याज है। और आलू तो भाई साहब महंगे यहाँ पे, आलू भी आपको 300 येन के मिलेंगे, बट सारे क्वालिटी के हैं, अच्छे फार्म से आते हैं, पैकिंग वगैरह होके आते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा जापानीज़ लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं प्राइस कंपैरिजन करूँ ना तो 1 साल पहले आई थिंक बहुत सस्ते थे, लाइक आलू, टमाटर, प्याज 100 येन सस्ते थे यहाँ पे। ये साइड में आपको दिखाता हूँ मैं नींबू। एक नींबू यहाँ पर है ऑलमोस्ट
250 येन यानी 280 येन का एक नींबू, यानी 150 रुपीज़ का एक नींबू। दोस्तों मार दो मुझे भाई, इतना महंगा नींबू कौन खाने वाला है भाई साहब। ये साइड में फ्रूट्स वगैरह, अंगूर वगैरह देख लो, अंगूर भी यहाँ पे बहुत पैकिंग वगैरह करके आती है। अंगूर यहाँ पे डिस्प्ले में भी रखे हुए हैं कि पके हुए हैं या कच्चे हैं। एक अंगूर, ये जो डब्बा है ना एक अंगूर का, ये है 1200 येन का, यानी 600 रुपये का इतना है। मेरे हिसाब से एक पाव भी नहीं होगा ये। और आप देख रहे हो इतना महंगा है, बट स्टिल जापानीज़ लोग आते हैं, ख़रीदते हैं यहाँ पे, शॉपिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि दे प्रीफर थोड़ा क्वालिटी वाला चीज़। उनको फ्रेश सब्जियाँ पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सब्जियाँ वगैरह है सारी फ्रेश ऑर्गेनिक बोल सकते हो आप, और फ्रेश तोड़ के यहाँ पर आइए। जैसे आप ये देखोगे लहसुन, एक लहसुन का पैकेट है, पैकेट भी नहीं बोल सकते आप एक ही लहसुन है 200 येन का, यानी 100 रुपये का एक लहसुन। नहीं चाहिए हमको, रख देते हैं वापस। ये सेक्शन में सब तेल का सेक्शन है, तो ऊपर है ऑलिव ऑयल का सेक्शन है पूरा। 1000 येन का 1500 येन का आपको एक बॉटल मिलेगा यहाँ पे। यूजुअली मैं ऑलिव ऑयल ही खाता हूँ, पिछले 10 साल से मैं ऑलिव ऑयल ही खा रहा हूँ, बट जो लोग ऑलिव ऑयल खाना नहीं पसंद करते तो ये सेक्शन में नॉर्मल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल बोल सकते हैं आप, या फिर जापान के फ्लावर्स जो होते हैं उसके ऑयल है। यूजुअली इंडियन लोग जो जापान में रहते हैं वो यूजुअली ये ऑयल प्रीफर करते हैं। तो ये है आई थिंक 1 लीटर का कैन, जो कि आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 600 येन में। तो आई डोंट नो इंडिया में 1 लीटर का तेल कितने का मिलता है, बट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 600 येन का तेल मिल जाएगा। काफ़ी इंडियंस को पसंद है जापान के नूडल्स खाने के लिए, तो यहाँ पर आपको कप नूडल्स भी मिलते हैं अलग अलग वेराइटी के। तो मैं तो ज़्यादा खाता नहीं हूँ कप नूडल, बट आपको अगर खाना है कप नूडल्स तो ये पूरा सेक्शन भरा पड़ा है अलग अलग वेराइटी के आप रोज़ खा सकते हो। बट दिक्कत ये है कि इसमें से ऑलमोस्ट 90% नॉन वेजिटेरियन है, तो आप डब्बे चेक करना पहले लेने से पहले। फॉर एग्जांपल ये जो कप नूडल है, तो ये फेमस है जापान का कप नूडल, नाम ही इसका वही है। इसके पीछे सब इंग्रेडिएंट दिए होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में नहीं होता है, जापानीज़ में होता है। तो आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट चेक करके ही खरीदेगा। ये वाला एक कप नूडल है, बस गर्म पानी डालना है आपको, खाना है। ये वाले सेक्शन में ना थोड़ा आपको कपड़े वपड़े धोने के जो लिक्विड विक्विड होते हैं वो दिखा देता हूँ एक बार मैं। जैसे कि ये साइड में आते हैं, मैं टिशू, यहाँ जापान में ज़्यादातर लोग टिशू यूज़ करते हैं बाथरूम में वगैरह, तो अब दिख गया मुझे, तो इसका भी रेट दिखा देता हूँ आपको मैं। 300 येन का आपको ये टिशू का 6 का पैकेट होता है। देन ये साइड में आते थोड़ा, ये वाले सेक्शन में आपको सब कपड़े धोने के लिक्विड वगैरह मिल जाएंगे। ये सेक्शन में ये है शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑल। तो कंडीशनर भी अगर आप देखो, शैम्पू देखो, यूजुअली मैं ये वाला रिसेंटली यूज़ कर रहा हूँ, सुबा की प्रीमियम मॉइस्ट शैम्पू एंड कंडीशनर। तो ये थोड़ा सस्ता है 500 येन का, जस्ट दिस वन। महंगा भी आता है यहाँ पे, बट यूजुअली ये बजट वाले हैं। और इससे महंगा भी अगर आप देखो तो 1000 येन 2000 येन का भी आता है। जैसे कि ये वाला, दिस इज़ 1000 येन का शैम्पू एंड 1000 येन का कंडीशनर। यहाँ पर है टूथपेस्ट, ब्रश। तो अगर आप इंडिया से पेस्ट ला रहे हो तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे बहुत पैसे पे करना पड़ेगा। पेस्ट के सबसे सस्ता वाला तो आपको 400 येन का मिलेगा, महंगा वाला तो छोड़ ही दो। अगर बता दूँ तो आप बोलोगे भाई कितना महंगा है। यहाँ पे 1 से 2000 येन का पेस्ट आएगा। ये वाला देख लो, ये भी ऑलमोस्ट 1000 येन का पेस्ट है, और इससे भी महंगा वाला होगा शायद यहाँ पे, ये 1200 येन का है। इससे भी महंगा मैंने देखा था लास्ट टाइम, आई थिंक 2 या 3000 येन का पेस्ट था। होते यहाँ पे महंगे वाले भी होते हैं। ये वाले साइड में है कपड़े धोने के लिए लिक्विड एंड ऑल। तो यहाँ पर अगर आप लिक्विड देखो तो ये भी अभी रिसेंटली बहुत महंगे हो चुके हैं, लास्ट ईयर बहुत सस्ते थे। तो अगर आप डिटर्जेंट ले रहे हो, कंडीशनर, ये है 300 येन का, बहुत छोटा बॉटल है, वीडियो में शायद बड़ा दिख रहा होगा, बट बहुत छोटा बॉटल है, 200 ml का है। तो ये भी आपको 200 से 300 येन के मिलेंगे। और अगर आप कपड़े धोने का जो पाउडर होता है ना, पाउडर किधर का है दिख नहीं रहा है मेरे को, ये साइड में पाउडर है शायद, ये वाला देखो 1500 येन का पाउडर है ये, आई थिंक 1 किलो का होगा, हाँ 1.5 किलो का है। तो कपड़े धोने के जो लिक्विड वगैरह भी आते हैं वो भी रिसेंटली 20 to 30% यहाँ पर अभी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। चलो बैक टू आते हैं हमारे खाने पीने के चीज़ों पे, थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ पर ये पूरा कॉफ़ी का सेक्शन है, ग्रीन टी एंड कॉफ़ी का, कॉफ़ी लवर रूम है। तो कॉफ़ी का प्राइस तो 50% बढ़ चुका है, वो तो जापान में नहीं पूरे दुनिया में 50% प्राइस बढ़ चुका है। तो जितने भी यहाँ पे कॉफ़ी से सारे रेट 50% बढ़ चुके हैं। पहले अगर 600 येन के थे, अभी 1000-1200 येन के हो चुके हैं। तो अगर आप कॉफ़ी लवर हो तो मैं भी शायद बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है रिसेंटली। यहाँ इस साइड में पूरा ग्रीन टी है। ग्रीन टी आई थिंक उतने ज़्यादा रेट नहीं बढ़े एक्चुअली, ओवरसीज़ बढ़े, बट जापान में नॉट दैट मच, बट 20% रेट अभी बढ़ चुके हैं। जैसे कि ये वाला पहले 400 येन में आता था, बट अभी ये 600 येन का हो चुका है। और मैं पहले ये लिया करता था रोस्टेड ग्रीन टी, ये भी पहले 300 येन के आसपास हुआ करता था, अब 500 येन का हो चुका है। ये वाले सेक्शन में है मिल्क, दूध का प्राइस भी दिखा देता हूँ आपको मैं, क्योंकि हम चाय वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा पीते हैं एज ए इंडियन, बट जापान का दूध थोड़ा अलग होता है। बट स्टिल आपको मैं रेट दिखा देता हूँ। मैं ना ये वाला दूध पहले लिया करता था हमेशा, पहले मैं, अभी तो बंद कर दिया है दूध क्योंकि मुझे ब्लोटिंग होता है, बट ये दूध पहले मैं लिया करता था। ये दोस्तों पहले मिलता था
200 येन का, 210 येन के आसपास मिलता था। अभी देख लो इसका प्राइस, टैक्स मिला के 333 यानी 100 येन बढ़ चुका है रेट। तो 300 येन का, 333 येन का ये 1 लीटर का दूध यहाँ पे जापान में मिल रहा है। और ये सारे जो दूध है ना, सारे अलग अलग प्रीफेक्चर से आते हैं जापान में, और सबके रेट ऑलमोस्ट 20 to 30% बढ़ चुके हैं। तो अभी शाम का टाइम है ना, थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ना बेंतो है, ये पूरा बेंतो सेक्शन है और यहाँ पे डिस्काउंट लग जाते हैं अभी। तो ज़्यादातर जापानीज़ लोग शाम के टाइम पे खाना वगैरह ख़रीदने के लिए आते हैं, घर पे कुकिंग कम करते हैं, शाम को इस टाइप के सुपर मार्केट में आ जाते हैं। तो अभी बेंतो है ना, यहाँ पे ऊपर सब डिस्काउंट लगने वाला है। ये वाले सेक्शन में चीनी और नमक मिलता है। बहुत ढूंढा मैंने, मिल नहीं रहा था, फाइनली तो यहाँ जाके मिला है। तो ये देखो, ये वाली चीनी आधा किलो की चीनी है, ये 200 येन की है, आधा किलो की। यहाँ पर नीचे नमक है, नमक भी 300 येन का है। हाँ, कितने का है ये? 1 किलो का है। हाँ, 1 किलो का पैकेट है। बस यही रेंज के सारे अलग अलग ब्रांड के नमक है यहाँ पे। तो वही 200 से 300 येन, आई थिंक 150 रुपीज़ पर किलो। इंडिया में आई डोंट नो टाटा नमक कितने का मिलता है, कमेंट में बताना मुझे। बट यहाँ पे आपको 300 येन का नमक और शक्कर मिल जाएगा। जापान में और एक खर्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा, डेली खर्चा आप उसको बोल सकते हो, जो कि कचरा फेंकने का। यहाँ पे कचरा फेंकने को भी आपको डेली पैसे पे करने पड़ेंगे इन द वे ऑफ ये पॉलीथीन। यहाँ पे जापान में आपको पॉलीथीन में कचरा फेंकना होता है। तो जो ग्रीन कलर का पॉलीथीन है, इसमें अलग टाइप का कचरा होता है। नीचे और है येलो कलर का जो कचरा होता है ना, इसमें वेट कचरा होता है, वेट वाले में फेंकना होता है, और वाइट में प्लास्टिक होता है। तो 3 थैलियाँ आपको रखनी पड़ेंगी, और अलग अलग डे होते हैं, उस टाइम में आपको वो कचरा ले जाकर फेंकना होता है। 400 येन की थैली है ग्रीन, ओनली 20 थैलियाँ इसके अंदर है, 400 येन की। और ये जो येलो थैली है ना, सिर्फ 10 का पैकेट है, 800 येन का। यानी एक थैली का प्राइस लगा लो आप कितना है। कचरा फेंकने के लिए भी आपको इतने पैसे डेली पे करने पड़ेंगे। 700 येन, टैक्स मिला के 800 येन। ये वाले सेक्शन में है चावल, राइस, जापानीज़ राइस। तो आप इंडिया में जो बासमती राइस खाते हो, वो तो आपको यहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टोर में, ग्रोसरी शॉप में ही मिलेंगे। बट अगर आप यहाँ के सुपर मार्केट में जाओगे तो आपको जापानीज़ राइस मिलेंगे लाइक दिस। तो ये पूरे सेक्शन में नीचे आप देखोगे तो 5 किलो के राइस रखे हुए हैं, ऊपर 2 किलो के राइस रखे हुए हैं। और दोस्तों, मैं पहले राइस खाता था, मैं तो आया तब से जापान में जापानीज़ राइस ही खा रहा हूँ। लास्ट ईयर दोस्तों, ये जो 2 किलो का पैकेट है ना, इसका प्राइस था 1200 येन। अभी देख लो 2 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुका है, 2600 येन हो चुका है टैक्स मिला के। और वही अगर आप 5 किलो का पैकेट देखोगे ना, ये मैं 2500 में लिया करता था, 2500 येन में। बट अभी देख लो ऑलमोस्ट 5000 येन के ऊपर इसका 5 किलो का पैकेट जा चुका है। तो जापान में अभी राइस की बहुत कमी हो रही है, और उसके चलते यहाँ पे जो राइस के प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप इंडियन स्टोर जाके इंडियन राइस ख़रीद के खाओगे सस्ते, तो वो भी सस्ते नहीं, यहाँ पे वो भी महंगे होते, क्योंकि उसके इंपोर्ट टैक्स वैक्स लग के ना उसके प्राइस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ही या फिर इससे ज़्यादा थोड़े महंगे भी मिल सकते हैं। तो ये सुपर मार्केट और बहुत बड़ा है। बट मैंने आपको ट्राई किया है कि जितना चीज़ें यूजुअली हम जो डेली खाते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको थोड़ा अंदाज़ आ गया होगा कि अगर आप डेली चीज़ें यहाँ पे ख़रीद रहे हो, खाने पीने की सब्जियाँ हो गई, राइस हो गया, वो अगर आप ख़रीद रहे हो तो आपको कितना खर्चा आ सकता है मंथली। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ये प्राइस रेंज के हिसाब से। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की। तो खाने पीने का तो हमने देख लिया। तो अब अगर घर में रेंट होने के बाद में घर में हमें जो चीज़ें लगती है, जैसे कि गैस हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, और आप फ़ोन भी यूज़ करते हो, तो आपको जापान का सिम कार्ड भी यहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा। एंड जिम, अभी मैं मेरे जिम के बाहर ही खड़ा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा शूट कर रहा हूँ आपके लिए। तो अभी इसका भी मैं आपको थोड़ा प्राइजेस और कंपैरिजन लास्ट ईयर वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस के, मैंने कल ही एक्चुअली तीनों का बिल पे किया था। तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर, तो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस होता है वो ज़्यादातर कंबाइन हो गया आता है उसका बिल, और जो वाटर बिल होता है वो 2 मंथ में एक बार आता है। तो मेरा जो रेंट मैं पहले पे किया करता था इन तीनों का, वो करीब आता था 10,000 येन के आसपास। अभी आ रहा है 20,000 येन, 2 टाइम्स हो चुका है। वैसे मैं अकेला ही रह रहा हूँ, ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं हूँ, बट स्टिल आप देख रहे हो कि रेट बढ़ चुके हैं, रेट भी बढ़ चुके हैं बोल सकते हो। बट लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। पहले मेरा घर थोड़ा छोटा हुआ करता था, नाकानो में आप देखते थे, थोड़ा छोटा घर था, मैं ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करता था। बट ये वाला घर थोड़ा बड़ा है अभी वाला, तो शायद हो सकता है कि उस वजह से थोड़े मेरे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर का बिल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। बट वही है कि अगर आप सिंगल रह रहे हो तो आपका 15,000 से लेकर 10 से 15,000 येन तक, अगर आप 1 LDK में रह रहे हो तो इतना बिल आपका आ सकता है। बट अगर आप 2 LDK में रहते हो, जैसे कि अभी मैं 2 LDK में रहता हूँ, तो 2 LDK यानी इंडिया का आप 2 BHK बोल सकते हो, तो उस केस में आपका मेरे हिसाब से 20,000, 20 से 25 भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर समर में और विंटर में बहुत ज़्यादा बिल आता है, क्योंकि विंटर में अभी हीटर 24 घंटे ऑन रहेगा, और समर भी अभी आके जस्ट ख़त्म हुआ है, उसमें भी AC आपका 24 घंटे ऑन रहेगा। तो उस केस में आपका AC का बिल, हीटर का बिल बहुत
ज़्यादा आता है। और अगर हम इंटरनेट और फ़ोन का अगर चार्जेस देखें तो इंटरनेट का भी मेरा अभी थोड़ा रेट बढ़ चुका है। पहले मैं आई थिंक 3500 येन मंथली पे किया करता था, अभी मैं पे कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 5000 येन, जिसका स्पीड भी आप मेरे बिल्डिंग में उतना ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा स्लो ही स्पीड है उसका। बट हाँ, आपको स्केटबोर्डिंग कर रहा है बंदा, वैसे जापान में कम ही लोग दिखते हैं स्केटबोर्डिंग करते हुए। तो 3 से 4 हज़ार येन आप बोल सकते हो अगर आप जेकॉम का ले रहे हो, या फिर और भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है। मैं जेकॉम का यूज़ करता हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट 5000 येन के करीब मंथली आ जाता है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप सिम कार्ड अगर यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं राकुतेन का यूज़ करता हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट थोड़ा सस्ता है इसलिए। मैं पहले डोकोमो यूज़ किया करता था जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता था। एक्चुअली मेरा फ़ोन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का, इसलिए वो थोड़ा महंगा था। बट राकुतेन थोड़ा सस्ता है, लाइन भी यहाँ पर है, साकुरा मोबाइल भी है और DMM भी है। तो ये सारे सस्ते वाले यहाँ पर सिम कार्ड आप ले सकते हो। तो इसका आई थिंक मंथली 2000 येन मिनिमम, अगर आप डेटा के हिसाब से होता है यहाँ पे। तो अगर आप कम डेटा यूज़ कर रहे हो 5 GB ओनली एवरी मंथ, तो आपका 2 से 3 हज़ार येन तक आ सकता है। बट अगर आप ज़्यादा डेटा का ले रहे हो तो 4-5,000 सिर्फ आपके सिम कार्ड का आएगा। एंड इंटरनेट का आप पकड़ लो 5000 येन। तो दोनों का मिला के मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार येन मंथली आपको सिम कार्ड का और आपके वाईफाई का, घर पे जो वाईफाई लगा के रखा है। बट अगर आप कॉम्बो ले रहे हो, बहुत जगह पे कॉम्बो आपको ऑफर देंगे कि भाई उन्हीं का सिम उन्हीं का इंटरनेट, वो 1-2 हज़ार येन आपको थोड़ा सस्ता गिर सकता है। बट ऑन एन एवरेज 10,000 येन आप पकड़ के चलो। 1 घंटा वर्कआउट कर लेता हूँ, आपको जिम का फीस भी बता देता हूँ। तो मैं आता हूँ जॉय फिट, जो कि 24 आवर जिम खुला होता है। पहले इसको अनलॉक कर देते हैं। तो ये जो जिम है ये थोड़ा सस्ता वाला है। पहले मैं गोल्ड जिम में जाया करता था जो कि 12,000 येन पर मंथ था। तो ये जो जिम है 24 घंटे खुला रहता है और इसका जो फीस है वो मैं पे कर रहा हूँ 3000 येन पर मंथ। तो ये थोड़ा एज़ कम्पेयर टू गोल्ड जिम और अदर जो जिम है उससे थोड़ा सस्ता है। 1 घंटा हमने वर्कआउट किया और अभी जस्ट मैं मेरे स्टेशन के पास में पीछे 7-Eleven है, उसके बाहर बैठा हुआ हूँ। भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी है, बट घर जाके भी हम खाना वगैरह बनाएंगे। बट हाँ, उसके पहले हम जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमने सुपरमार्केट में जाके मैंने आपको रेट वगैरह तो सब बता दिए, उसी के साथ में मैंने आपको जो यूटिलिटीज़ है वो भी मैंने बात कर लिया है। तो अभी हम बात करते हैं ट्रैवल के बारे में। ऑफकोर्स आप जापान में आ रहे हो तो आप ट्रैवल तो करोगे। अभी तो काफ़ी सारे इंडियंस बस घूमने के लिए 1-2 वीक के लिए इंडिया से जापान में आ रहे हैं। और ऑफकोर्स जब आप जापान में रहोगे तो आप अलग अलग जगह पे घूमने के लिए जाओगे। तो बात ऐसी है कि जापान वैसे तो घूमने लायक है, बहुत ऐसी जगह है। ओ KTM गाड़ी है, यहाँ भी KTM ड्यूक आती है वैसे। तो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए तो आप जाओगे, इतनी सारी जगह है यहाँ पर कि बहुत यानी दिन ही कम गिरेंगे आपको घूमने के लिए। और यहाँ पे मेन सोर्स है घूमने के लिए वो है शिंकानसेन। अगर आप आसपास घूम रहे हो, अगर आप टोक्यो में हो, टोक्यो के आसपास जा रहे हो तो आप बुलेट ट्रेन तो नहीं लोगे, बट आप लोगे बस या फिर तो मेट्रो वगैरह होती है। बट अगर आप दूर जाओगे जैसे टोक्यो से ओसाका, क्योतो, होक्काइडो या फिर अलग अलग प्रीफेक्चर में जाओगे तो 2 ऑप्शन है। एक तो जाओगे आप शिंकानसेन से यानी बुलेट ट्रेन से, या फिर आप जाओगे सीधा फ्लाइट से। तो यहाँ पे दोनों के जो प्राइस है ना, बुलेट ट्रेन, शिंकानसेन और फ्लाइट के दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है। बट कन्वीनियंट रहेगा आपका बुलेट ट्रेन। तो एक वन वे का देखो तो यहाँ पे 12 से 15 हज़ार येन, मैक्सिमम 20,000 येन तक जाता है वन वे का। 2 वे का 40,000 येन पकड़ लो। तो यहाँ पे घूमना तो एक्सपेंसिव है ही है। साथ ही में यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट, खाने पीने का थोड़ा महंगा है। तो अगर आप 4-5 दिन की ट्रिप के लिए कहीं और जा रहे हो, होटल वगैरह में रह रहे हो, तो एक दिन का आप 10 से 20 हज़ार येन, सस्ता वाला बोल रहा हूँ मैं, सस्ते से सस्ता होटल अगर आप करोगे, रयोकान बोलते हैं जापानीज़ में उसको, जापानीज स्टाइल इन होता है, होटल होता है। वहाँ पर अगर आप रुकोगे 20 से 25 हज़ार येन आपको वन डे का लग सकता है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो और बड़ा वाला जो तातामी मैट वाला रूम होता है वो लेके एक ही तातामी रूम में वो गद्दा डाल के, फुतौन डाल के सो रहे हो तो थोड़ा सस्ता गिर सकता है। बट आपका 20-25 हज़ार होटल में जाने आने का आप 40 हज़ार येन पकड़ लो और बाकी वहाँ पे खाने पीने का भी खर्चा, तो 50 हज़ार के आसपास आपका 50 से 60 हज़ार येन, यानी छोटा मोटा ट्रिप टोक्यो के अंदर ही आप एंजॉय कर सकते हो। तो मैं भी रिसेंटली अभी होक्काइडो, ओकिनावा और आसपास की प्रीफेक्चर घूमने के लिए गया था। 1 वीक का मेरा ट्रिप था। तो मेरा वही बुलेट ट्रेन, होटल का खर्चा वगैरह मिला के 1 से 1.5 लाख येन आ गया था एक ट्रिप का। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे घूमना भी उतना चीप नहीं है। तो अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि सबको क्वेश्चन होता है कि जापान में घर का रेंट कितना होता है। तो वैसे तो हमने एक व्लॉग फुल बनाया था इस नए घर में जब हम शिफ्ट हुए थे होम टूर के लिए। तो जो रेंट है स्पेसिफिकली वो इस घर का है 93,000 इंक्लूडिंग जो मेंटेनेंस होता है। तो यहाँ पे स्टाफ आता है पूरा, लाइक बिल्डिंग वगैरह क्लीन वगैरह करता है, तो उसका 12,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो वैसे देखा जाए तो मेरा 83,000 है, बट जो 10-12 हज़ार ऊपर के वो मेंटेनेंस के है। तो टोटल मिला के 93,000 येन मंथली। तो वही यहाँ पे जो आप घर लोगे टोक्यो के अंदर, और वो अगर
स्टेशन के पास में है और आसपास बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, तो आपको 1 लाख येन के ऊपर ही मिलेंगे ज़्यादातर। बड़ा घर 2 BHK वगैरह 2 LDK 3 LDK लोगे। अगर आप छोटा घर ले रहे हो 1 LDK या फिर 1 रूम या किचन या फिर लियो पैलेस लोगे तो वो आई थिंक 70,000 येन तक जा सकता है स्टेशन के आसपास का। अगर थोड़ा दूर ले रहे हो आप, स्टेशन से दूर है और वहाँ से थोड़ा मेट्रो का फैसिलिटीज़ थोड़ा चल के जाना पड़ रहा है 20 मिनट, या बस स्टॉप वगैरह नहीं है आसपास, सुपरमार्केट भी आसपास नहीं है, उस टाइप के घर आपको थोड़े सस्ते मिल सकते हैं। बड़े घर थोड़े सस्ते जैसे 2 या 3 LDK आपको 70,000 में मिल सकता है, जो कि आपको 1 रूम किचन 70 में मिलता है, वो आपको 2 LDK 70 में मिल जाएगा थोड़े दूर इलाके में। तो जब भी आप जापान में आओगे तो आप सबसे पहले वही चेक करना है कि आपको रहना किधर है, ऑफिस से कितना दूर आपको चाहिए, कितना लाइन चेंज करके ऑफिस जाना है, और साथ ही में आपके घर के आसपास बैंक है क्या, ATM मशीन है क्या, सुपरमार्केट है क्या, और जो मेन फैसिलिटीज़ होती है बेसिक वाली वो है क्या। वो अगर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे बोल रहा हूँ मैं, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो वो कन्वीनियंस है। और वैसे घर एक तो मिलते नहीं है, और मिलते तो थोड़े महंगे होते हैं। तो मैं जब जापान में फर्स्ट टाइम आया था तो मैं पहले रहता था लियो पैलेस में। लियो पैलेस में रहोगे तो आपको सारा जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वॉशिंग मशीन, गैस और AC, फ्रिज, वो सब कुछ उसमें मिलता है। तो उसका रेंट थोड़ा एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। तो वो मेरा काफ़ी सस्ता था, तो वो मुझे 50,000 येन मिला था वो टाइम पर। बट स्टेशन से 20 मिनट वॉकिंग और ऑफिस से 90 मिनट्स, 2 लाइन चेंज करके जाना पड़ता था, बहुत दूर था। फिर मैं चेंज हुआ योकोहामा में, तो वो थोड़ा सस्ता था क्योंकि वो थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में था, दूर था टोक्यो से, थोड़ा अलग सिटी, योकोहामा अलग सिटी है यहाँ पे। तो उसका रेंट मेरा 73,000 था, बट वो बहुत बड़ा घर था, हाउस जैसा था, वो अपार्टमेंट नहीं था, वो भी 2 BHK के हिसाब से था, बट अच्छा था। बट वो सस्ता क्यों था पता है? क्योंकि वो स्लोप पे था, तो ऐसे चढ़ के जाना पड़ता था। तो वो उसका भी हाउस टूर मैंने बनाया, आप देख सकते हो वीडियो जाके, स्लोप चढ़ के जाना पड़ता था, इसलिए वो थोड़ा चीप था। बट उसके बाद फिर मैं नाकानो गया। नाकानो का भी घर थोड़ा सस्ता ही था, 69 अराउंड 70,000 था, क्योंकि वो घर के चारों बाजू में सनलाइट ही नहीं था, चारों बाजू में घर थे, वो पूरे घर चिपकने के बाद में मेरा घर सेंटर में आता था, और थोड़ा छोटा भी था। वो 1 DK समथिंग ऐसे कुछ था, वो छोटा था, वो सनलाइट वगैरह आता नहीं था, इसलिए वो भी थोड़ा चीप था। बट ये वाला घर महंगा है, इधर से सनलाइट आता है, ये साइड से सनलाइट आता है, चारों तरफ खिड़कियाँ है, और थोड़ा एरिया भी अच्छा है स्टेशन से। 2 स्टेशन मेरे घर के पास में है, तो आप इस टाइप से घर ढूंढ सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, और आपका बजट कितना है और आपको कैसे फैसिलिटीज़ चाहिए, वो हिसाब से आप घर डिसाइड कर सकते हो। आई होप आपको आज के वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे, सारे खर्चे जो मैंने आपको बताए आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी और भी खर्चे हैं आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, बट अगर आप इसको ऐड अप कर लो तो आपका एवरेज खर्चा 1 लाख से 2 लाख येन आप बोल सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि 1.5 लाख येन तक आपका मिनिमम, अगर आप अच्छे से घर रह रहे हो और अच्छे से खाना पीना कर रहे हो, तो आपका 1.5 लाख येन तो मिनिमम आना ही आना है। तो आप एक एवरेज दिमाग में रख सकते हो सैलरी कितना होना चाहिए। अगर आपका खर्चा ही 1.5 लाख येन के आसपास आ रहा है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, जैसे 1 लाख भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कैसे घर में रह रहे हो, बट मैं बोलूँगा 1.5 लाख तो आएगा ही आएगा आपका। तो उस हिसाब से आपका सैलरी कितना होना चाहिए जापान में आने के बाद में। अगर आपको कोई कंपनी ऑफर कर रही है कुछ अमाउंट सैलरी का कि मंथली इतना होगा, तो आप दिमाग में रख लेना कि 1.5 लाख के आसपास तो आपका खर्चा जाना ही है। तो आपका कितना बचता है और कैसे आपका मेंटेनेंस यहाँ पे होता है, वो सब आप सोच के फिर प्लान करिएगा। तो इसके अलावा आपके अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप मेरा 1-on-1 कंसल्टेशन भी एनी टाइम ले सकते हो, जॉब से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, या फिर एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल पे बात करूंगा और आपके जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो आपसे मैं डिटेल में बात करूंगा। और उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट होगा तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी आप कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियो में डालते रहता हूँ जापान से रिलेटेड, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इन द एंड आप मेरा कमेंट में भी आपको कुछ अगर क्वेश्चंस होगा तो वहाँ भी आप कमेंट में पूछ लो, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर करने के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आगे भी मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जापान से रिलेटेड देता रहूँगा। तो इसी नोट पे आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।